बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 4 पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे उनके अंदर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखें जी, हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक है जी। इस एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी इस एटम से कैटायन प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने बात की गैसियस एटम की, कि किसी एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। गैसियस एटम की हमने बात क्यों की? अगर हम एटम को देखें, अगर सॉलिड के अंदर जो एटम होंगे या लिक्विड के अंदर जो एटम होंगे, ठीक है जी, सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो एटम होते हैं ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं जी। अगर हम सॉलिड या लिक्विड के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इससे हम जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसको हम जितनी एनर्जी देंगे वो एग्जैक्ट एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन को जिस वक्त हम निकालने के लिए एनर्जी देंगे उस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे एटम का भी उसके ऊपर होल्ड होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जिस वक्त एटम गैसियस फॉर्म में होगा तो एटम सिर्फ अकेला होगा। तो एक अकेले एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। यानी किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मोनोपॉजिटिव आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी देंगे उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि एटम को गैसियस फॉर्म में क्यों लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट गैसियस फॉर्म में जिस वक्त होगा तो उस वक्त एग्जैक्ट एनर्जी होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एग्जैक्ट एनर्जी का हमें इससे पता चलेगा। अब अगर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स पे बात करें तो थर्ड पीरियड एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज हो रही है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज हो रही है। अब अगर देखें आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट है किलो जूल पर मोल। अब देखें आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे तो जनरली पीरियड में इंक्रीज हो रही है, लेकिन दो जगह पर अगर देखें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में, फास्फोरस और सल्फर के केस में। अब होना तो ये चाहिए था जो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है एल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, एल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है जी। रूल के मुताबिक एल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब अगर हम देखें फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, सल्फ़र की कम है, जबकि सल्फ़र की ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन फास्फोरस की कम होनी चाहिए थी। अब यह ड्रॉबैक क्यों है जी? अब हम देखते हैं क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं जी। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं जी। सबसे पहला फैक्टर है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो एटम का साइज़ क्या होगा जी? साइज़ उतना ही कम होगा। जिस वक्त साइज़ कम होगा तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी जी? ज़्यादा होगी। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस भी आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा
उसका साइज़ उतना ही कम होगा। जब साइज़ जितना कम होगा तो एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ये पहला फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। अब दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है एटॉमिक साइज़। ठीक है जी, एटम का साइज़ अगर जितना ज़्यादा होगा, साइज़ एटम का क्या जितना ज़्यादा होगा, साइज़ जितना ज़्यादा होगा तो एटम का अपने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होल्ड क्या होगा जी, होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कम होगा। जिस वक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को एटम ईजीली उससे निकल जाएगा। तो एटम से जिस वक्त इलेक्ट्रॉन ईजीली निकलेगा तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि साइज़ जितना कम होगा होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा होगा। होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसकी हम दो तरीक़ों से बात कर सकते हैं, साइज़ कम या साइज़ ज़्यादा। साइज़ कम होगा होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा होगा होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी जी, उस एटम की कम होगी। यानी एटम से इलेक्ट्रॉन को हम ईज़िली निकाल सकेंगे। अब जी अगर हम देखें जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास मौजूद है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल जी। अब अगर हम देखें ऑर्बिटल जितना न्यूक्लियस के करीब होंगे, ऑर्बिटल जितने न्यूक्लियस के करीब होंगे, ठीक है जी, तो न्यूक्लियस का उन ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर होल्ड ज़्यादा होगा। जिस वक्त न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज़्यादा होगा तो उस वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी जी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। अब जो हमारे पास चौथा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का केस देखें, हमने कहा कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है जबकि एल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। होनी तो यह चाहिए थी कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल में हम देखते हैं जी मैग्नीशियम, और दूसरा हम क्या देखते हैं जी, एल्युमिनियम को हम देखते हैं जी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 12। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट आ रही है 3s2 के अंदर आ रही है। एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में आ रही है 3s2 3p1 के अंदर आ रही है। अब अगर हम देखें जिस वक्त हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे इसके s सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जिस वक्त हम p से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके p सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब मैग्नीशियम हमें पता है कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ये इस रूल को याद कर लें जी, हाफ फील्ड यानी जो ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड होगा या कंप्लीट फील्ड होगा वो क्या होगा जी, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। यानी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। अगर हम देखें इसके केस में, मैग्नीशियम के केस के अंदर अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का जो एस ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एस ऑर्बिटल क्या है जी, कंप्लीट फील्ड है जी। ठीक है जी, जबकि अगर हम देखें जो एल्युमिनियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर मौजूद है और पी सब शेल पार्शियली फील्ड है। ठीक है जी, तो पार्शियली फील्ड जो ऑर्बिटल होगा वो लेस स्टेबल होगा, तो हम एल्युमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देगा जबकि मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम के अंदर मौजूद है वो कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है। तो जो कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी वजह से मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ये 3s2 से रिमूव हो रहा है, जबकि
जो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है या 3p1 से रिमूव हो रहा है, ये कंप्लीट स्टेबल है, कंप्लीट फील्ड है, और ये जबकि हाफ फील्ड है। हमने कहा कंप्लीट फील्ड एंड पार्शली फील्ड आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल होगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में था। अक्सर एमसीक्यूज ईटा के अंदर आ जाता है कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका एस ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है। अब अगर हम देखें फास्फोरस और सल्फ़र के केस में कि फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, जबकि सल्फ़र की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, सल्फ़र की कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है जी? हमने रीज़न देखनी है। तो रीज़न इसके पीछे ये है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है जी? 15। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है 3p3 के अंदर मौजूद है। सल्फ़र का जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये 3p4 के अंदर मौजूद है। अगर हम 3p3 को चेक करेंगे, यह क्या जी? हाफ फील्ड है। जबकि अगर हम 3p4 को चेक करेंगे, 1 2 3 4, ये पार्शली फील्ड है। तो हाफ फील्ड क्या होगा जी? मोर स्टेबल होगा। जो फास्फोरस के केस में जो पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। अब अगर हम देखें, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जी कि फास्फोरस की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है जबकि सल्फ़र की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। अगर हम फास्फोरस की देखें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस की कम है, लेकिन सल्फ़र की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? जिस वक्त सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का हम केस देखेंगे तो उस वक्त फास्फोरस हाफ फील्ड हो जाएगा, जबकि नहीं सॉरी सल्फ़र हाफ फील्ड हो जाएगा, फास्फोरस उस वक्त पार्शली फील्ड होगा। तो आपने यह कहना है कि फास्फोरस की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इस वजह से ज़्यादा है कि फास्फोरस हाफ फील्ड है, और जबकि सल्फ़र जो है ये पार्शली फील्ड है। पहली बात तो यह हो गई। अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पे बात करेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अब जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में सल्फ़र के अंदर 3p3 रहेंगे, फास्फोरस के अंदर 3p2 रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस कर दिया। अब सल्फ़र के अंदर हाफ फील्ड, फास्फोरस पार्शली फील्ड, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फ़र की ज़्यादा होगी जबकि फास्फोरस की कम होगी। तो आपने ट्रेंड के अंदर यह लिखना है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ट्रेंड के अंदर आपने यह लिखना है कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है जी? इंक्रीज़ हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है जी? इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि साइज़ क्या हो रहा है जी? डिक्रीज़ हो रहा है। जिस वक्त साइज़ डिक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, उस वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी जी? ज़्यादा होगी। अब अगर हम ग्रुप के अंदर बात करें, ग्रुप में हम देखें, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं जी, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो साइज़ क्या होता है जी? इंक्रीज़ होता है। साइज़ जितना इंक्रीज़ होगा एटम का, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतने ही दूर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने दूर रहेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी जी? कम होगी। तो आप लोगों ने यह कहना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर ज़्यादा होती है जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर कम होती है। इसको इंशाल्लाह आप खूब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर होगा। अब आप इसकी अगर स्क्रीन शॉट लें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं जी पूरे टॉपिक की।